नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस पहली वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात पटना, बिहार में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। तारीख थी 26 अप्रैल 2022। पटना में राजीव नगर थाना के तहत गांधीनगर के रोड नंबर 6 के मकान में एक युवती का शव मिला था। शव की स्थिति से साफ लग रहा था कि लड़की ने गलत कदम उठाया है। कमरे में बेड के पास ही एक छोटे से टेबल पर नोट भी मिल गया। पहली नजर में उसकी भाषा पटना पुलिस नहीं समझ पाई। शुरुआती जांच में पुलिस ने उसके बारे में पता किया, तब मालूम हुआ कि नोट मलयालम भाषा में लिखा है। कमरे के माहौल से मालूम हुआ कि लड़की केरल की रहने वाली थी और रेलवे में नौकरी कर रही थी। वो उस कमरे में किराए पर रहती थी। उसका नाम लिथारा केसी था। साथ ही कमरे से उसके खिलाड़ी होने के भी प्रमाण मिले थे। नोट को पढ़वाया गया। उसमें लिखा था, डियर मी, तुम पहले जैसी नहीं रही। तुम कितनी बदल गई हो। तुम कितना हंसती और बोलती थी। किसी के मिलने पर उससे बात करने पर खुश होती थी। तुम्हें मालूम है मैं उस पुरानी तुमसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन आज तुमने खुद को समेट लिया है। तुमने बात करनी बंद कर दी है, जैसे तुमने खुद को कहीं खो दिया है। तुम वापस आओगी। मैं चाहती हूँ कि तुम वापस लौटो, कुछ यादें बनाने के लिए। ये नोट लिथारा ने खुद को संबोधित करते हुए लिखा था, जिससे उसकी विचलित मानसिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता था। पटना पुलिस ने इसकी सूचना तत्काल लिथारा के घर वालों को दे दी। परिवार के सदस्यों में उसके मामा राजीवन अपने पड़ोसी निशांत के साथ भागे भागे पटना आ गए। आते ही उन्होंने बास्केटबॉल कोच रवि सिंह पर भांजी को प्रताड़ित करने का आरोप लगा दिया। उन्होंने पुलिस को बताया कि लिथारा ने फोन पर कोच रवि के बारे में उनसे शिकायत की थी। राजीवन की शिकायत पर पटना पुलिस ने कोच रवि पर मुकदमा दर्ज कर दिया। रवि पूर्व मध्य रेलवे में बास्केटबॉल कोच था। उसे इस शिकायत के बाद हटा दिया गया। दरअसल लिथारा के माता पिता ने 26 अप्रैल 2022 की रात में लिथारा को फोन किया था, लेकिन बात नहीं होने पर वो परेशान हो गए थे। उन्होंने अपने जान पहचान वाले व्यक्ति से संपर्क किया। उसका फोन भी लिथारा ने नहीं उठाया। वो पास ही में रहता था और इसलिए वो लिथारा के कमरे पर ही चला गया। वहीं उसे लिथारा के गलत कदम उठाने की बात पता चली। पहले उसने पुलिस को सूचना दी। बाद में इस घटना की सूचना लिथारा के घर वालों को भी दे दी। इसके बाद लिथारा के मामा राजीवन निशांत के साथ पटना आए। लिथारा के शव का पोस्टमार्टम करके शव उनको सौंप दिया गया था। लिथारा के मामा ने बताया कि वो बेहद ही खुश मिजाज थी। उसके ऐसा कदम उठाने पर उन्हें जरा भी विश्वास नहीं हो रहा है। वो जरूर किसी मानसिक दबाव में आ गई होगी, तभी उसने ऐसा कदम उठाया। लिथारा केरल में कोझिकोड के कक्काटिल की रहने वाली थी। उसके पिता करुणान केसी दैनिक मजदूर है। उनकी पत्नी यानी लिथारा की मां कैंसर की मरीज है। करुणन के 3 बच्चे हैं। लिथारा 2 बहनों में सबसे छोटी थी। दोनों बहनों की शादी हो चुकी है और अपनी अपनी ससुराल में रहती है। इस तरह से लिथारा पर ही माता पिता की देखभाल की जिम्मेदारी थी। लिथारा बास्केटबॉल की राज्य स्तर की खिलाड़ी थी, इसलिए उसे रेलवे में खेल कोटे से नौकरी तो मिल गई थी। फिर भी उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। परिवार की इकलौती सदस्य सरकारी नौकरी में थी, इसलिए परिवार को कई उम्मीदें थी। उसके मामा से ये भी मालूम हुआ कि उसके परिवार की जरूरतों की पूर्ति के लिए कुछ लाख का लोन भी ले रखा था। घटना के कुछ दिन पहले ही 11 अप्रैल को वो घर आई थी। परिवार के साथ 3 दिन रहने के बाद ड्यूटी पर पटना लौट आई थी। मामला एक खिलाड़ी की मौत का था। उसमें भी मरने वाली दक्षिण भारत के अंतिम छोर के राज्य की प्रवासी थी। इस वजह से ये मामला राज्य सरकारों तक जा पहुंचा। इस बाबत केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 28 अप्रैल को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। बिहार के मुख्यमंत्री कार्यालय से भी आश्वासन भरा जवाब उन्हें भेज दिया गया। लिथारा साल 2018 में राष्ट्रीय स्तर पर बास्केटबॉल फेडरेशन कप जीतने वाली केरल टीम की सदस्य रह चुकी थी।
स्पोर्ट्स कोटे से रेलवे में उसे नौकरी मिली थी और उनकी पोस्टिंग पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर डिवीजन के पर्सनल डिपार्टमेंट में बतौर जूनियर क्लर्क की थी। उसकी नौकरी 15 नवंबर 2019 से शुरू हुई थी और नौकरी के साथ साथ खेल की प्रैक्टिस भी करती थी। उनके कोच थे रवि सिंह। बीते 8 मार्च को पूर्व मध्य रेलवे के हाजीपुर मुख्यालय में खेल कूद के क्षेत्र में नाम रोशन करने वाली महिला खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया था, जिसमें से लिथारा भी एक थी। लिथारा के घर वालों के मुताबिक वो पटना में रहते हुए 2 समस्याओं को झेल रही थी। एक समस्या भाषा की थी, वो ना तो हिंदी बोल पाती थी और ना ही समझ पाती थी। ऊपर से पटना में 2 क्षेत्रीय भाषाएं भोजपुरी और मगही भी बोली जाती है। उनके साथ तालमेल बिठाने में उसे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उसने अपने माता पिता से कहा था कि उसको बहुत समस्या महसूस होती है, उसको हिंदी नहीं आती है। दुर्भाग्य से नौकरी ज्वाइन करने के कुछ महीने बाद ही पूरा देश कोरोना की चपेट में आ गया था। लॉकडाउन लग गया था, आवागमन ठप हो गया था। ऐसे में लिथारा एकदम अकेली पड़ गई। वो दूसरी अचानक आई समस्या से भी परेशान रहने लगी थी। कोरोना से बचाव भी करना था, इसे लेकर माता पिता की हिदायतों पर भी ध्यान देना था। उसने ऑफिस के सहकर्मियों से हिंदी सीखने का प्रयास किया, साथ ही उस पर खेल की प्रैक्टिस जारी रखने का भी दबाव था। लॉकडाउन का उस पर भी गहरा असर हुआ। रोजमर्रा की जरूरतें जुटाने से लेकर ड्यूटी पर आने जाने तक की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस बारे में लिथारा के परिजनों ने बताया कि वो नए शहर में हजारों किलोमीटर दूर रहते हुए समस्याओं के बारे में फोन पर बताती रहती थी। इसी सिलसिले में कोच की ओर से भी परेशानियों के बारे में बताया था। लिथारा ने उन्हें बताया था कि वो कोच के व्यवहार से बहुत परेशान थी। दूसरी तरफ दानापुर रेलवे का एक पुराना जोन होने की वजह से वहां के कर्मचारियों पर काम का भी बोझ बना रहता था। लिथारा के मामा राजीवन ने पटना के राजीव नगर थाने में 27 अप्रैल 2022 को दर्ज कराई गई रिपोर्ट में लिखा कि मेरा बास्केटबॉल कोच के द्वारा शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता है। उनकी ऊपर तक पहुंच होने के चलते मैं उनके खिलाफ शिकायत नहीं कर पा रही हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि लिथारा ने अपने कोच रवि सिंह के उकसाने और प्रताड़ित करने के कारण ही मानसिक रूप से परेशान होकर ऐसा कदम उठाया है। इस मामले की जांच राजीव नगर थाना प्रभारी नीरज कुमार सिंह को सौंपी गई थी। उन्होंने राजीवन की शिकायत के आधार पर कोच से भी पूछताछ की। कोच ने कुछ लड़के लड़कियों के खेलने के लिए मैदान में नहीं आने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि इस बारे में वे 19 अप्रैल को अपने वरिष्ठ अधिकारियों से लिखित तौर पर शिकायत कर चुके थे। कोच ने तर्क दिया कि अगर लिथारा को किसी तरह की शिकायत थी तो वरिष्ठ अधिकारियों से इस बात की शिकायत करनी चाहिए थी, लेकिन उनके खिलाफ ऐसी कोई शिकायत नहीं की गई। पुलिस के मुताबिक हालांकि लिथारा के ऐसा कदम उठाने के पीछे की एक वजह और भी सामने आई। वो है अविनाश कुमार उर्फ सोनू और लिथारा के बीच काफी गहरी दोस्ती थी। बताते हैं अविनाश अपनी पत्नी, बेटी और माँ पिता के साथ द्वारिकापुरी स्थित अपने घर में रहता था। उसने भी उसी दिन शाम ड्यूटी से लौटने के बाद अपने कमरे में गलत कदम उठा लिया था, जबकि लिथारा के चाचा ने कोच पर ही सवाल उठाए हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि मृत्यु से एक दिन पहले लिथारा ने अपने माता पिता से बात की थी। तब उसने बताया था कि उसके कोच रवि सिंह ने उसके साथ मारपीट करने की कोशिश की थी। फिलहाल पुलिस ने रवि सिंह पर धारा 306 के तहत गलत कदम उठाने के लिए उकसाने का केस दर्ज कर लिया है और पुलिस कोच रवि सिंह के खिलाफ जांच कर रही थी। दोस्तों, आज की जो दूसरी क्राइम की कहानी है वो है आगरा, उत्तर प्रदेश से। दिन के 3:30 बज चुके थे। कुलदीप के ट्यूशन पर जाने का समय हो गया था, लेकिन अब तक वो दोस्तों के साथ खेलकर घर नहीं आया था। घर वालों ने कुलदीप को तलाशना शुरू किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कुलदीप ताजमहल के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध आगरा के थाना इरादत नगर के गांव हरजूपुरा निवासी किराना व्यापारी गब्बर सिंह का 9 साल का बेटा था। गांव में जब वो कहीं नहीं मिला तो घर वालों को चिंता सताने लगी। कुलदीप दोपहर में गांव के मंदिर के पास अपने दोस्तों के बीच खेलने को कहकर गया था। वो गांव में आयोजित एक 13वीं के भोज में भी देखा गया था। इसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। ये बात 23 जनवरी 2022 की है। उन दिनों उत्तर प्रदेश में चुनावी शोरगुल चल रहा था। गांव में चुनाव प्रचार के लिए विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशी, उनके कार्यकर्ता आ जा रहे थे।
ऐसी आशंका व्यक्त की गई कि कुलदीप कहीं चुनाव पार्टी वालों के साथ तो दूसरे गांव में नहीं चला गया। कई घंटे तक तलाश करने के बाद भी जब कुलदीप का पता नहीं लगा, तब घर वालों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करके कुलदीप की तलाश शुरू कर दी। किराना व्यापारी के मासूम बेटे कुलदीप के अचानक लापता हो जाने से गांव वाले भी परेशान थे। कुलदीप को लापता हुए 6 दिन हो गए थे। गांव वालों के साथ घर वाले तथा पुलिस की 4 टीमें भी उसकी तलाश में लगी थी। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरों के फुटेज देखने के साथ ही रेलवे स्टेशनों और बस स्टेशनों पर भी एक टीमें लगाई गई। उस दिन गांव में आयोजित 13वीं के भोज पर बड़ी संख्या में लोग आए थे। कुलदीप को साथ के बच्चों ने 13वीं में जाते हुए देखा था। 13वीं में आए लोगों की सूची बनाने का काम पुलिस की एक टीम ने शुरू कर दिया। इन दिनों प्रत्याशी विधानसभा चुनाव के लिए गांव में वोट मांगने आ रहे थे। दबाव बनाने के लिए परिवार के लोगों के साथ ही ग्रामीणों ने उनसे लापता बालक कुलदीप को ढूंढकर लाने पर ही मतदान करने की शर्त भी रखी थी। कुलदीप पूरे परिवार का दुलारा था। अपनी आंखों के तारे कुलदीप को 6 दिनों से ना देख पाने से किसी अनहोनी की आशंका से मां मनोरमा देवी और दादी कमला देवी की आंखों के आंसू रो रो कर सूख चुके थे। मां दरवाजे की ओर टकटकी लगाई थी। हर आहट पर दरवाजे से बाहर की ओर दौड़ जाती है कि कहीं उसका बेटा कुलदीप तो नहीं आ गया। कुलदीप का छोटा भाई विहान भी रो रो कर मां से बार बार भाई के बारे में पूछा करता। उधर पिता गब्बर सिंह भी पुलिस से बार बार अपने बेटे को लाने की गुहार लगा रहे थे। कुलदीप की गुमशुदगी पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने एक योजना के तहत 5 फरवरी 2022 को कुलदीप के घर वालों की ओर से उसका सुराग देने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम देने की बात प्रसारित कर दी। इसके साथ ही इस संबंध में पर्चे छपवाकर गांव में बंटवा दिए। इसका नतीजा दूसरे दिन यानी 6 फरवरी को ही सामने आ गया। गब्बर के घर के बाहर स्थित उसके घेर में 35 लाख की फिरौती का पत्र मिला। घेर के मोखले से पत्र फेंका गया था। फिरौती न देने पर बच्चे को बेचने और जान से मारने की धमकी दी गई थी। पत्र में दिए गए पते पर पिता गब्बर सिंह लाल रंग के बैग में रुपए लेकर पहुंचे और बताए अनुसार बैग को पेड़ पर लटका दिया, लेकिन बैग को लेने कोई नहीं आया। ऐसा 2 दिन किया गया। दूसरा पत्र 9 फरवरी को और तीसरा पत्र 11 फरवरी को मिला। इस पत्र के साथ कुलदीप का टोपा भी था। उस लेटर को भी रात में किसी ने घेर के अंदर फेंका था। पत्रों में पुलिस को जानकारी देने अथवा कोई चालाकी करने पर बच्चे की हत्या करने की धमकी दी गई थी। जब परिजनों ने कुलदीप का टोपा देखा तो उनका माथा ठनका। इस संबंध में पुलिस को पूरी जानकारी दी। गांव में आने का एक ही रास्ता था, मगर जब पत्र मिले तब गांव में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आता दिखाई दिया था। इससे पुलिस को गांव के ही किसी व्यक्ति के शामिल होने का शक हुआ। पुलिस ने गब्बर से पुरानी रंजिश आदि के बारे में पूछा, लेकिन गब्बर सिंह ने किसी से भी दुश्मनी होने की बात नकार दी। किडनैपर ने पहले पत्र में जहां फिरौती के रूप में 45 लाख रुपए की मांग की थी, वहीं बाद के पत्रों में रकम घटाकर 25 लाख की कर दी गई थी। मगर तीनों पत्रों में एक बात समान थी, वो ये कि फिरौती की रकम को लेकर आने की जगह नहीं बदली गई थी। तीनों ही पत्रों में किडनैपर ने जगनेर के सरिंदी में पेट्रोल पंप के पास एक शीशम के पेड़ पर फिरौती की रकम को एक लाल रंग के बैग में रखकर टांगने के लिए कहा था। पिता गब्बर व उनके जीजा सुरेंद्र सिंह को शक हुआ कि फिरौती मांगने वाले के तार जरूर सरेंदी व उसके आसपास के गांव से जुड़े हुए हैं। इसके बाद गांव के लोगों के बारे में गोपनीय तरीके से जानकारी करनी शुरू कर दी गई कि कितने लोगों के सगे संबंधी सरेंदी के आसपास के गांव में रहते हैं। जानकारी करने पर पता चला कि गब्बर के घर के सामने रहने वाले आंसू उर्फ कालिया का एक संबंधी सरेंदी के पास वाले गांव में रहता है, जबकि कुछ अन्य लोगों के रिश्तेदार फिरौती वाली जगह से दूर रहते थे। इतनी जानकारी मिलने के बाद आंसू के उस रिश्तेदार के बारे में छानबीन की गई तो पता चला कि वो भाड़े पर गाड़ी चलाता है। जानकारी मिलने के 3 दिन बाद सुरेंद्र सिंह आंसू के उस रिश्तेदार के गांव पहुंचा और दूसरे दिन खेरागढ़ जाने के लिए गाड़ी बुक करने की बात कही। इस बीच बातचीत के दौरान कुलदीप के बारे में बात की। इस पर रिश्तेदार चिंतित नजर आया। सुरेंद्र उसे 100 रुपए एडवांस देकर ऑटो स्टैंड के लिए चल दिया। सुरेंद्र के जाते ही रिश्तेदार ने सुरेंद्र सिंह का ऑटो स्टैंड तक लगातार पीछा किया।
सुरेंद्र सिंह ऑटो स्टैंड पहुंचा और एक ऑटो में बैठकर चल दिया। इस बीच उसे पता चल गया था कि आंसू का रिश्तेदार उसकी रेकी कर रहा है। करीब 100 मीटर दूर जाने के बाद सुरेंद्र ऑटो से उतरकर वापस ऑटो स्टैंड आ गया। उस समय वहां पर वो रिश्तेदार किसी से मोबाइल पर बात कर रहा था। सुरेंद्र बिना बताए चुपचाप वहां खड़ा हो गया। देखा कि वो फोन पर बातें करते समय घबराया हुआ था। सुरेंद्र सिंह ये सब जानकारी पाने के बाद गब्बर सिंह के पास पहुंचा और आंसू पर शक जताते हुए पुलिस को हकीकत बताई और आंसू से पूछताछ करने को कहा। पुलिस को भी जांच के दौरान पहले ही आंसू पर शक हो रहा था, लेकिन कुलदीप के परिजनों द्वारा उस पर कोई शक नहीं जताने तथा आंसू के कुलदीप की तलाश में परिजनों के साथ सबसे आगे होने पर पुलिस उससे पूछताछ करने से हिचक रही थी। इसके बाद पुलिस ने जानकारी जुटाकर कड़ी से कड़ी जोड़ी और एसओजी प्रभारी कुलदीप दीक्षित तथा थाना प्रभारी अवधेश कुमार गौतम की टीम ने आंसू को हिरासत में ले लिया। थाने लाकर उससे कड़ाई से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान पता चला कि किडनैपिंग में उसके 2 और साथी कन्हैया और मुकेश भी शामिल थे। किडनैपिंग वाले दिन ही उन्होंने कुलदीप की हत्या करने के बाद उसके शव को जंगल में दफना दिया था। पुलिस ने 17 फरवरी 2022 की रात को गब्बर सिंह के पड़ोस में रहने वाले तीनों आरोपी आंसू, मुकेश व कन्हैया को गिरफ्तार कर लिया। तीनों ने कुलदीप का किडनैप करने के बाद उसकी हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया था। एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुलदीप के किडनैप और हत्या के 26 दिन बाद मामले का पर्दाफाश करते हुए बताया कि कुलदीप की हत्या के पीछे रंजिश का मामला निकल कर आया है। उन्होंने तीनों हत्या आरोपियों को गिरफ्तार करने की जानकारी दी। पुलिस ने हत्यारों की निशानदेही पर गब्बर के घर से 1 किलोमीटर दूर जंगल में दफनाए गए कुलदीप के शव को बरामद कर लिया। कुलदीप की हत्या किडनैपिंग करने वाले दिन ही अंगूछे से गला घोंटकर कर दी गई थी। पुलिस ने गमछा, फावड़ा व अन्य सामान भी बरामद कर लिए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हत्या का कारण गला घोंटना बताया गया था। इस किडनैपिंग और हत्या के पीछे की जो कहानी निकलकर सामने आई वो चौंकाने वाली थी। आरोपी आंसू 2 साल पहले मृतक के पिता गब्बर सिंह के घर चोरी करते पकड़ा गया था। तब उसे अपमानित किया गया था। पंचायत ने आंसू को गांव से बाहर रहने का फैसला सुनाया था। पंचायत के फैसले के बाद आंसू अपनी बहन के घर खेरागढ़ चला गया था। उसकी रिश्तेदारी गांव सरुंदी में भी थी। इस बीच वो सरेंदी में रिश्तेदार के यहाँ भी रहा। करीब 5 महीने बाद आंसू फिर से वापस गांव में आया। आरोपी आंसू को कुलदीप चोर चोर कहकर चिढ़ाता था। वो गब्बर और उसके बेटे कुलदीप से चिढ़ने लगा और दोनों से रंजिश मानने लगा। आरोपी मुकेश और कन्हैया गब्बर सिंह के दूर के रिश्तेदार हैं। मुकेश लंबे समय से गब्बर के घर में ही किराए पर रहता था। मुकेश की एक बहन थी। ससुराल में उसकी मौत हो गई थी। ससुराल जनों ने समझौते की जो रकम दी थी वो गब्बर सिंह ने रख ली थी और मांगने पर भी वो रकम वापस नहीं कर रहा था। साथ ही पिछले दिनों गब्बर ने उससे अपना मकान भी खाली करा लिया था। इससे मुकेश भी गब्बर से रंजिश मानने लगा था। वर्तमान में मुकेश तीसरे आरोपी कन्हैया के घर में किराए पर रह रहा था। मुकेश मथुरा के फरह का मूल निवासी है। वो 2 फरवरी को दिल्ली में फैक्ट्री में काम करने के लिए चला गया था, लेकिन उसे बहाने से आंसू ने बुला लिया था। तीनों ने गब्बर सिंह से बदला लेने के लिए साजिश रची। घटना वाले दिन 23 जनवरी को गांव में एक जगह 13वीं का भोज होने व विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए विभिन्न पार्टी नेताओं के आने से गहमा गहमी थी। इसका फायदा उठाते हुए हत्यारों ने साजिश के तहत कुलदीप का बहाने से किडनैप कर लिया। कुलदीप गिल्ली डंडा खेलने का शौकीन था। गिल्ली डंडा के लिए लकड़ी लेने के बहाने मुकेश कुलदीप को जंगल की ओर लेकर गया। रास्ते में उसके साथी कन्हैया और आंसू मिल गए। तीनों उसे गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर जंगल में लेकर गए। कन्हैया और मुकेश ने कुलदीप के पैर पकड़े और आंसू ने अपने गमछे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। तीनों ने वहीं गड्ढा खोदकर शव को दबा दिया और गांव आ गए। हत्या आरोपियों ने अपने दुश्मन के बेटे के किडनैप के दिन ही उसकी हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, आंसू, कन्हैया और मुकेश हत्याकांड को अंजाम देने के बाद पीड़ित परिजनों के साथ कुलदीप की खोजबीन का नाटक भी करते रहे। जब बेटे का कोई सुराग नहीं मिला तो गब्बर सिंह ने 5 लाख का इनाम देने की घोषणा कर दी। तब तीनों हत्यारों के मन में लालच जाग गया। तीनों ने फिरौती मांगने की योजना बनाई जो उनके पकड़े जाने का सबब बनी। आरोपी कन्हैया का घर गब्बर सिंह के घर से लगा हुआ है।
जबकि आंसू का घर गब्बर सिंह के घर के सामने है। गब्बर सिंह के घर के बाहर स्थित घेर की दीवार में 4 मोखले बने हैं। इन मोखलों से कन्हैया पत्र फेंक देता था, जबकि फिरौती मांगे जाने के बाद पुलिस गांव में आने वाले हर व्यक्ति पर नजर रख रही थी। इसके साथ ही वह गब्बर सिंह के घर के सामने से गुजरने वालों पर भी निगरानी कर रही थी। लगातार फिरौती के पत्र आने से पुलिस इतना तो समझ गई थी कि फिरौती मांगने वालों में गांव के ही किसी व्यक्ति का हाथ है। एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि पत्रों में लिखी हैंडराइटिंग की जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला से रिपोर्ट मंगाएंगे। केस में मौजूद साक्ष्य पुलिस के पास है। 3 पत्र डाले गए थे। हैंडराइटिंग का मिलान कराया तो पता चला कि वे पत्र कन्हैया ने लिखे थे। इसी के साथ कुलदीप का टोपा भी भेजा गया था। वहीं जहां शव दफनाया गया था वहां पर फावड़ा मिला था। गला घोटने वाला गमछा भी बरामद कर लिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हत्या का कारण दम घुटना बताया गया था। गिरफ्तार किए गए तीनों हत्या आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, अपने पीछे कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ देता है। कुलदीप की किडनैपिंग और हत्याकांड की इस दिल दहलाने वाली वारदात में भी ऐसा ही हुआ था। आरोपियों ने फुल प्रूफ प्लान बनाया था, लेकिन लालच के वशीभूत होकर उनके द्वारा भेजे गए फिरौती के पत्रों व कुलदीप की कैब से ही पुलिस और परिजन हत्यारों तक पहुंच गए। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।